बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा बच्चों, लास्ट टाइम हम लोगों ने कॉस्ट क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था, जो कि मैंने यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिया है। और आज की क्लास में अ, जी बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो मैं करवा रहा हूँ, साथ साथ मैं आप लोगों को गाइड भी करता रहूंगा कि आप लोगों ने किस तरीके से टॉपिक जो है वो प्रिपेयर करने हैं। ज्यादातर बेटा, ज्यादा कोशिश ये करो कि अगस्त वाली अटेम्प्ट को छोड़कर आप अक्टूबर वाली अटेम्प्ट दे दो, तो वो सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि उसमें काफी सारी चीजें जो है ना वो रह जाएंगी अगस्त की attempt। मेरी कोशिश तो है कि मैं जितना हो सके मैं कंप्लीट करवा दूं, लेकिन बेहतर ये है, देखो कंप्लीट करवाना एक अलग चीज होती है, आप लोगों की सेल्फ प्रैक्टिस जो है ना वो एक अलग चीज होती है। तो आप लोगों की सेल्फ प्रैक्टिस भी तो होनी चाहिए ना। तो उसके लिए मैं आप लोगों को ये रेफर करूंगा कि अभी अगस्त वाली अटेम्प्ट मत दो, आप लोग अक्टूबर की अटेम्प्ट दो। 2 महीनों से कुछ नहीं होता, अच्छा पढ़ के चले जाओगे। और ये सब्जेक्ट आपका ऐसा है, ये सब्जेक्ट आप लोगों का ऐसा है जो कि आपको आगे मैनेजरियल लेवल 2 के अंदर ना काफी हेल्प आउट करने वाला है। जो आपका मैनेजरियल लेवल का जो सब्जेक्ट है ना, एएमए एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो उसमें ये सब्जेक्ट जो है ना वो आपको काफी हेल्प आउट करेगा। और इसको डिटेल में पढ़ लो तो ज्यादा बेहतर है। तो अगर आप अक्टूबर वाली अटेम्प्ट देते हो ना, तो उसमें तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। लेकिन अगर आपकी जल्दी है, अगस्त वाली अटेम्प्ट देना चाह रहे हो, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, फिर चीजें हमारी कंप्लीट नहीं हो सकेंगी। 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकेगा। अच्छा बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि मैंने अब कहा था कि अब हम जो है वो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर लेंगे। तो आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है वो है स्पेसिमम हम लोग सीखेंगे, और उसके बाद जो है वो हम इंशाल्लाह ताला इसके कुछ एग्जाम्स क्वेश्चंस को भी ट्राई करेंगे। ये एग्जामिनर जो है ना वो आपसे पूछ लेता है, कहाँ पर पूछता है, ये आपसे एग्जामिनर ना डिस्क्रिप्टिव में पूछ लेता है। टॉपिक का नाम है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आज हम पहले स्पेसिमम पढ़ेंगे। स्पेसिमन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा बेटा, इसमें हो ये रहा था कि इससे पहले जो आप लोग अभी तक अकाउंटिंग पढ़ते हुए आए होंगे, वो नॉर्मली जो अकाउंटिंग होती है वो ट्रेडिंग बिजनेस की अकाउंटिंग होती है। ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता है, आपने खरीदा और खरीद कर आगे क्या कर दिया, सेल कर दिया। लेकिन एफसीए में जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें आप मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो है वो अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, तो आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर हम चीजों को खरीद कर बेचते नहीं है, बल्कि यहाँ पर हम चीजों को बना कर बेचते हैं। यहाँ पर हम चीजों को बना कर बेचते हैं। तो अब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज हो जाएगा। जैसे कि लास्ट टाइम हम लोग क्या पढ़ते थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते थे। अगर आप लोगों ने पहले पढ़कर आ रहे हो उसके अंदर ऑपरेशनल लेवल में, या किसी ने आईकॉम भी या बीकॉम भी या एडीसी भी अगर किसी ने किया हुआ है, तो उसको पता होगा कि हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक सिंपल सा पैटर्न होता था कि ओपनिंग इन्वेंट्री में परचेजेस को ऐड करते थे और एंडिंग इन्वेंट्री को हम माइनस कर दिया करते थे, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है ना, इस तरह से नहीं आएगी। देखो यहाँ पर एक पूरा प्रोसीजर है। प्रोसीजर क्या है सर? प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है वो रॉ मटेरियल में होता है। रॉ मटेरियल से हमारा प्रोडक्ट आता है कहाँ पर सर? वर्क इन प्रोसेस में। सर जब हम वर्क इन प्रोसेस में अपने प्रोडक्ट को लेकर आते हैं, उसमें हम कुछ मटेरियल लगाते हैं और फिर साथ साथ सर हमारा वर्क इन प्रोसेस में हमारी कुछ जो है वो लेबर भी जा रही होती है, कुछ हमारी लेबर भी जा रही होती है। अच्छा सर, कुछ हमारी लेबर भी जा रही होती है, ठीक है।
हम एक तो डायरेक्ट रॉ मटेरियल लगा रहे होते हैं, कुछ डायरेक्ट जो है वो हम लेबर लगा रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा सर हम अपने वर्क इन प्रोसेस के अंदर ओवरहेड्स भी, अदर ओवरहेड्स भी लगा रहे होते हैं। तो ये जब तीनों चीजें, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और अपने ओवरहेड्स, ओवरहेड्स मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बताया था। ओवरहेड्स क्या होते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं विच आर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमें हेल्प कर रहे होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? ओवरहेड्स होते हैं। इनडायरेक्ट, देखो डायरेक्ट दो ही एक्सपेंसेस है, देखने में आपको जो नजर आ रहे होते हैं वो दो ही एक्सपेंसेस नजर आ रहे होते हैं कि इस प्रोडक्ट के अंदर मटेरियल लगा होगा और लेबर लगी होगी। लेकिन उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें और भी एक्सपेंसेस जो है इनकर्ड करने पड़ते हैं, जो इनडायरेक्टली इनकर्ड हो रहे होते हैं। जैसे कि फैक्ट्री का रेंट हो गया, जहां पे हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वहां की फैक्ट्री का हमें रेंट भी देना होगा, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। या फिर इसके अलावा जो मशीनरी हमारे प्रोडक्ट को बना रही है, तो वो मशीनरी हमारी डेप्रिशिएट भी हो रही है, तो वो भी एक हमारा एक एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का, जो कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट कर रहा है। तो वो सारे के सारे बेटा चले जाते हैं कहाँ पर? ओवरहेड्स में चले जाते हैं। तो जब हमारा डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर और जब हमारा ओवरहेड वर्क इन प्रोसेस में कंप्लीटली लग जाता है, तो फिर हमारा प्रोडक्ट जो है वो ट्रांसफर होता है कहाँ पर? फिनिश गुड के अंदर। फिर इस फिनिश गुड को हम क्या करते हैं? सेल करते हैं। तो एक पूरा प्रोसीजर होता है सेल करने का। प्रोसीजर ये होता है कि पहले प्रोडक्ट को लिया जाता है, उसको बनाया जाता है, उसको कंप्लीट किया जाता है और फिर उसको बेचा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि जो हम ये सेल कर रहे हैं इसकी कॉस्ट को निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब क्या है कि जो बेच रहे हैं, जो बेच रहे हैं उसकी आपकी कॉस्ट क्या है, उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जो बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है, उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो सर जब हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने लगेंगे, जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम फाइंड आउट करने लगेंगे, तो उसके लिए हमें इस पूरे प्रोसीजर की कॉस्ट को कैलकुलेट करना होगा कि आइदर हमने मटेरियल कितना इनकर्ड किया है, हमने लेबर कितनी इनकर्ड की है, हमारे ओवरहेड्स कितने हैं, कितना हमारा जो है वो इन्वेंट्री या कितना हमारा स्टॉक जो है वो वर्क इन प्रोसेस में है, कितना स्टॉक हमने कंप्लीट कर लिया है, कितना स्टॉक हमने कंप्लीट करके बेच दिया है। तो मतलब ये सारी की सारी चीजें जो है वो हमें कैलकुलेट करनी होंगी। इसे आप कहते हो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो एक लंबा प्रोसीजर है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कैलकुलेट करने का, एक थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब वो किस तरीके से कैलकुलेट होता है वो जरा देख लो। देखो सबसे पहले मैंने बात की थी, मैंने स्टार्ट लिया था मटेरियल पे। कि आपने ये देखना होगा कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसमें आपका मटेरियल कितना कंज्यूम हो रहा है, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसमें आपका मटेरियल जो है वो कितना कंज्यूम हो रहा है। तो सबसे पहले जो हम कैलकुलेशन करेंगे ना बेटा, वो हम मटेरियल की कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे मटेरियल की, कि हमारा प्रोडक्ट के अंदर मटेरियल कितना यूज हो रहा है। तो मटेरियल की कैलकुलेशन के लिए, मटेरियल की कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना होगा? ये एक पैटर्न में बनाऊंगा, साथ साथ समझाता भी रहूंगा, इसको आपने याद कर लेना है। उसका रीजन बताऊं क्या बेटा? ये जो पैटर्न है ना, आगे जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के अंदर भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, आगे प्रोसेस कॉस्टिंग के लिए अंदर भी जो है वो काफी हेल्पफुल होगा। मतलब कि आगे जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं ना, वहां पर इसका यूजेज है। और एग्जाम में अलग से भी एक क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है डिस्क्रिप्टिव के अंदर। तो इस पैटर्न को आपने अच्छे से जो है वो समझ लेना है। तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल हम अपनी प्रोडक्ट में कितना यूज कर रहे हैं, तो उसकी मुझे कैलकुलेशन करनी होगी। सबसे पहले जो मैं कैलकुलेशन करूंगा वो मैं कैलकुलेशन करूंगा डायरेक्ट मटेरियल की। कि मैं अपनी प्रोडक्ट में मटेरियल कितना कंज्यूम कर रहा हूं, मटेरियल कितना कंज्यूम कर रहा हूं। मटेरियल के लिए आप ये देखो कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक मटेरियल का कितना रखा हुआ है। ओपनिंग
मटेरियल इन्वेंट्री। कि आपके पास जब आपने प्रोडक्शन जब आपने अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट की तो आपके पास मटेरियल शुरू में कितना रखा हुआ था। आपने अपनी जब प्रोडक्शन स्टार्ट की तो आपके पास मटेरियल शुरू में कितना रखा हुआ था। इसे आप कहते हो मटेरियल ओपनिंग, या इसको रॉ मटेरियल ओपनिंग भी कहा जाता है, ओपनिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री भी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपके पास माल शुरू में कितना रखा हुआ था, फिर और नया माल कितना आपने परचेज किया। परचेज कितना किया। अच्छा, जो परचेज आप यहाँ पे लिखोगे वो नेट परचेज लिखोगे। नेट परचेज लिखोगे। अच्छा सर, ये नेट परचेज क्या होती है। बेटा जो नेट परचेज होती है, नेट परचेज का मतलब होता है, नेट परचेज का मतलब होता है कि आप परचेज में से लेस करते हो परचेज रिटर्न, और लेस करते हो परचेज डिस्काउंट। और अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन है तो उसको आप ऐड कर लेते हो। तो इस तरह से आपके पास जो है वो नेट परचेज आ जाता है। तो बेटा जब आप डायरेक्ट मटेरियल की कैलकुलेशन कर रहे होगे, डायरेक्ट मटेरियल की जब आप कैलकुलेशन कर रहे होगे तो डायरेक्ट मटेरियल की कैलकुलेशन में रॉ मटेरियल ओपनिंग लिखने के बाद आपने उसमें परचेजिस को क्या करना है, ऐड करवाना है। परचेजिस को क्या करना है, ऐड करवाना है। और नेट परचेज आएगा किस तरह से, नेट परचेज आपका किस तरह से आएगा, वो इस तरह से आएगा। क्या आप परचेज में परचेज रिटर्न एंड अलाउंस, परचेज डिस्काउंट माइनस करोगे और ट्रांसपोर्टेशन को आप ऐड कर दोगे, आपके पास नेट परचेज आ जाएगा। जैसे ही आपके पास नेट परचेज आ गया, आपने उसको मटेरियल ओपनिंग में ऐड किया, आपके पास आ गया अवेलेबल फॉर यूज। अवेलेबल फॉर यूज मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। कि आपके पास कितना मटेरियल रखा हुआ है इस्तेमाल करने के लिए, कितना मटेरियल आपने रखा हुआ है इस्तेमाल करने के लिए। लेट सपोज मेरे पास जो है वो ओपनिंग स्टॉक में ऑलरेडी रखा हुआ था, 100 यूनिट्स रखे हुए थे, और मैंने 300 यूनिट्स और परचेज कर लिए। तो अब इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो इस्तेमाल करने के लिए मटेरियल रखा हुआ है वो 400 के करीब मटेरियल मैंने रखा हुआ है, जिसको मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूज कर सकता हूँ। तो इसको आप कहते हो मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, के इतना मेरे पास इस्तेमाल करने के लिए रखा हुआ है। फिर इसके बाद आप इसमें से लेस करवाते हो एंडिंग मटेरियल इन्वेंट्री। एंडिंग मटेरियल इन्वेंट्री कि जितना आपसे इस्तेमाल नहीं हो सका, जितना आपसे इस्तेमाल नहीं हो सका, इसको आप कहते हो एंडिंग मटेरियल इन्वेंट्री। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि आप सुबह घर से निकले 1000 रुपए लेके, आप सुबह घर से निकले 1000 रुपए लेके, और जब आप वापस घर आए तो आपके पास जेब में अब सिर्फ 100 रुपए रखे हुए हैं।
सुबह जब आप घर से निकले तो कितने लेके निकले? 1,000 रुपए लेके निकले। और जब आप रात को वापस घर आ रहे हो तो आपके पास कितने रखे हुए हैं? 100 रुपीज रखे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर हमने पूरे दिन में 900 रुपीज जो है वो खर्च कर दिए, यूज कर लिए। अब ये 900 कैसे आया है? जो आपके पास टोटल था, जो आपके पास टोटल था, और जो रात में आपके पास बच गया, एंडिंग जो है वो आप क्या कर रहे हो? माइनस कर रहे हो। तो आपके पास 900 आ रहा है कि आपने कितना खर्च किया। तो यही कंसेप्ट यहां पे अप्लाई हो रहा है कि आपके पास जो टोटल था वो ये था, 1,000 रुपए। और जब आप रात को वापस आए और आपने अपना स्टॉक देखा तो अब आपके पास मटेरियल में सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज रह गए हैं, या 100 यूनिट्स रह गए हैं। दैट मीन्स के आपने आपने वो माइनस कर दो तो आपको अपना यूजेज पता लग जाएगा कि आपने अपना मटेरियल कितना कंज्यूम किया। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे पहला काम आप क्या करते हो? सबसे पहला आप काम ये करते हो कि आप मटेरियल की कैलकुलेशन करते हो कि आपने मटेरियल कितना इस्तेमाल किया। यहां तक सबको बात क्लियर हो गई? यहां तक किसी का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन अगर है तो मुझसे पूछ लो। सबको बात क्लियर है यहां तक? अच्छा बेटा, अब यहां पर अजान हो रही है, तो 2 मिनट रुक जाते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट रुक जाए, फिर स्टार्ट करते हैं। वालेकुम सलाम जी, तार भाई। अल्लाह का शुक्र, आपने
अच्छा जी, तो सर ये हमने कहानी सुन ली किसकी, मटेरियल कंज्यूम की, कि हमने कितना मटेरियल जो है वो क्या किया है, इस्तेमाल किया है। यहां तक बेटा किसी का कोई इशू, कोई मसला, कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। यहां तक सबको क्लियर है? सबको क्लियर है कि मटेरियल कितना इस्तेमाल किया है, कितना कंज्यूम किया है, वो किस तरह से निकालते हैं। अच्छा, अब आ जाओ नेक्स्ट आगे। मटेरियल के बाद अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम क्या करते हैं, इसमें डायरेक्ट लेबर लगाते हैं और ओवरहेड्स लगाते हैं। अच्छा बेटा, जब आप इसमें ऐड करते हो ना, डायरेक्ट लेबर कितनी आपने इनकर्ड की है, डायरेक्ट लेबर आपने कितनी इनकर्ड की है, कि मटेरियल कितना इनकर्ड किया है और डायरेक्ट लेबर आपने कितनी इनकर्ड की है। अगर आप इन दोनों को ऐड कर लेते हो तो बेटा इसको हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट। तो कभी कभार एग्जामिनर अगर आपसे एमसीक्यू वगैरह पूछ ले कि प्राइम कॉस्ट मुझे बताओ, आपको ऊपर डाटा दे दे, तो प्राइम कॉस्ट निकालने का प्रोसीजर ये होगा कि सबसे पहले आपको मटेरियल कंजम्पशन निकालनी होगी। मटेरियल कंजम्पशन निकालने के बाद जो है वो आप इसमें डायरेक्ट लेबर को ऐड कर दीजिएगा तो आपके पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। और फिर जैसे ही प्राइम कॉस्ट आए तो फिर आपने उसमें ऐड करना है ओवरहेड्स को, फैक्ट्री ओवरहेड्स को। ये तीन कॉस्ट मिलके लग रही होती है ना, कि फैक्ट्री ओवरहेड को आपने क्या करना है, ऐड करना है, फैक्ट्री ओवरहेड को क्या करना है, ऐड करना है। तो जैसे ही आप फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करते हो तो आपके पास आ जाती है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब सर एग्जामिनर ना आपसे टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बारे में भी पूछ सकता है। देखो हर स्टेप आपको याद होना चाहिए, हर स्टेप आपको याद होना चाहिए। क्या पता उसका मूड ना हो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का, वो आपसे ये पूछ ले कि टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बताओ कि क्या है। एमसीक्यूज में वो आपसे 2 नंबर की 3 नंबर की चीज पूछ लेता है। तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किसे कहते हैं, कि वो कॉस्ट जिसमें हम मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स को ऐड कर लें, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स को ऐड कर लें, तो जो अमाउंट निकल के आती है उसको हम कहते हैं टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कि हमारा टोटल मैन्युफैक्चरिंग में कितना अमाउंट लग गया है। ठीक है। तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग तो ये कि आपका टोटल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो आप काम कर रहे हो, जो चीजें आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसमें टोटल आपका मटेरियल कितना शामिल है, कितनी आपकी लेबर शामिल है और कितना आपका ओवरहेड शामिल है। और ओवरहेड एक बात याद रखिएगा, ओवरहेड एग्जामिनर ना आपको प्लेट में रख के नहीं देता। यू हैव टू कैलकुलेट ओवरहेड, ओवरहेड्स आपको कैलकुलेट करने होते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आप लोगों को पता लगेगा कि ओवरहेड्स को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। डायरेक्टली आपको अमाउंट नहीं देता, ओवरहेड्स आपको जो है ना वो कैलकुलेट करने होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो आपको दे देता है, तो आपको वो सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखने होते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट कर रहे होते हैं उनको आप ओवरहेड का पार्ट बना देते हो, और जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट नहीं कर रहे होते उनको फिर आप ओवरहेड का पार्ट नहीं बनाते हो, उनको आप फिर अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर रिपोर्ट करते हो। तो बहरहाल ये आपके पास क्या आ जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी। अब जरूरी नहीं है कि जो आप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपने जो पूरी लगाई है वो सारी की सारी प्रोडक्ट आपकी कंप्लीट भी हो जाए, ये जरूरी नहीं है। ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा कि कुछ प्रोडक्ट आपकी इनकम्प्लीट रह जाएगी दिन के आखिर में, महीने के आखिर में या पीरियड के आखिर में। तो जो कंप्लीट नहीं है
और जो पहले की कंप्लीट नहीं थी पहले आप उसको भी कंप्लीट करोगे। दो बातें हो सकती है, जैसे कि मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त होता यह है कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो तो वो नंबर ऑफ यूनिट्स अच्छे खासे बन रहे होते हैं। तो जैसे ही आपका पीरियड एंड होता है तो आपने ये देखना होता है कि भाई कितने यूनिट्स बन गए और कितने यूनिट्स अभी भी कंप्लीट नहीं है, वर्क इन प्रोसेस में है। तो उसको आप कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते, उसको आप माइनस कर देते हो। और कुछ ऐसे भी यूनिट्स होते हैं जो पहले से बन रहे थे, आपने दोबारा से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की, तो फिर आपका काम ये होता है जो पहले से इनकम्प्लीट पड़े हुए हैं पहले आप उनको कंप्लीट करते हो। तो यहां पर हमारे पास दो तरह की इन्वेंट्रीज आती हैं। एक आती है वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, जिसे हम ऐड करते हैं। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, जिसे हम ऐड करते हैं, जो हमारे पास पिछले पीरियड के अंदर इनकम्प्लीट थे उसको हम कहते हैं वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, क्योंकि अब हम उसको सबसे पहले कंप्लीट करते हैं। और जब आप वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग को ऐड कर लेते हो तो यहां तक जो प्रोसेस होता है उसको आप कहते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड टू बी मैन्युफैक्चर्ड, ये कैसे आता है? वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग को ऐड करने के बाद, और फिर आप इसमें से लेस करवाते हो वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, जो कंप्लीट नहीं हो सका। तब जाकर तब जाकर आपके पास आती है कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड मतलब कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड का कि जो गुड्स आपने मैन्युफैक्चर्ड किए ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड, जैसे टाइम पीरियड जनवरी से लेकर दिसंबर तक का है, तो उस पूरे साल में जो आपने मैन्युफैक्चरिंग की है, जो गुड्स आपने कंप्लीट कर लिए हैं, अपने फिनिश गुड में ट्रांसफर कर दिए हैं, उनकी कॉस्ट को कहा जाता है कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर कि जो गुड्स हमने बनाए कंप्लीट कर लिए, जो कहीं से भी इनकम्प्लीट नहीं है, जो कंप्लीट हो चुके हैं, पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, रेडी फॉर सेल है, उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर, उनकी कॉस्ट को। तो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड पहला प्रोसीजर तो ये होता है, और ये लेंदी प्रोसीजर होता है जो अभी तक हमने पढ़ा है। ये पूरी स्टेटमेंट आपको हर जगह से याद होनी चाहिए। कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो एग्जामिनर आपको मटेरियल कंज्यूम दे दे क्वेश्चन के अंदर, तो ऊपर वाली वर्किंग नहीं करनी है आपको, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम से स्टार्ट करोगे, ऐड करोगे डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट आएगी, ऐड करोगे फैक्ट्री ओवरहेड, तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी, ऐड करोगे वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा, और लेस करोगे वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, तो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले कि भाई ये बताओ कि कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड क्या है, तो फिर आपने सिर्फ यहां तक परफॉर्म करना है। अच्छा, जो आपका पेपर आता है ना बेटा, पेपर जो आपका आता है ना, वो आपको पैटर्न बनाकर उन्होंने खुद दिया होता है। अगर डिस्क्रिप्टिव में आपसे वो क्वेश्चन पूछते हैं तो पैटर्न बनाकर आपको खुद दिया होता है, आपको जस्ट वैल्यूज पुट करनी होती हैं। ठीक है। आपको पूरा टाइप नहीं करना होता कि सबसे पहले ओपनिंग लिखा, परचेज लिखा, आपको टाइप नहीं करना होता। वो पैटर्न जो है ना वो आपको खुद ब खुद दे दिया जाता है, आपको जस्ट वैल्यूज लिखते हैं। अच्छा, एक और बात सुनो, कंसेप्ट आपसे इस वजह से क्लियर होने चाहिए कि एग्जामिनर का पैटर्न ये भी हो सकता है जो एग्जामिनर का पैटर्न है और जो मेरा पैटर्न है वो सेम ना हो, वो चेंज हो। ठीक है। मतलब एग्जामिनर आपका स्टार्ट कर रहा हो
मटेरियल कंजम्पशन से। तो फिर आप रफ पेज पे पूरा कैलकुलेट करोगे। क्या कैलकुलेट करोगे? मटेरियल कंजम्पशन। और जो मटेरियल कंजम्पशन आएगा फिर आप मटेरियल कंजम्पशन के सामने जो है वो क्या कर दोगे? वैल्यू पुट कर दोगे। ऐसा भी हो सकता है कि एग्जामिनर बीच में से ये वाला स्टेप हटा दे, कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड वो हटा दे, और डायरेक्ट आपको कहे कि कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर निकालना है, तो वो डायरेक्ट आपका ऐड करोगे वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग और लेस करोगे वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, तो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा। तो मतलब निकालने का प्रोसीजर यही होता है, पैटर्न थोड़े से चेंज हो जाते हैं। मे भी वो आपसे, वो आप एग्जामिनर ने जो पैटर्न बनाया उसमें प्राइम कॉस्ट ना हो, उसमें डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड दोनों चीजें ऐड हो रही हो। ठीक है, अगर नहीं चाहिए आपको प्राइम कॉस्ट तो नहीं चाहिए। ये मैंने इस वजह से बीच में लिखवा दी कि प्राइम कॉस्ट भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो सकता है, तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई लाइन नहीं वो मांग रहा आपसे, मत निकालो, वो स्टेप करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप फिर सेकंड स्टेप पे चले जाओ। क्लियर है? तो ये हमने निकाल लिया कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर। जो गुड्स हमने बनाई उनकी कॉस्ट क्या है, उसको आप कहते हो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर। यहां तक बेटा किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लो। यहां तक अगर किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लो। अच्छा जी। जी, पेपर में जैसे पेपर का पैटर्न होगा आप वैसे सॉल्व करोगे। अच्छा सर, गुड्स तो हमने बना लिए, लेकिन हमें निकालना क्या था? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जो बना है उसकी कॉस्ट नहीं, जो बेचा है उसकी कॉस्ट हमें निकालनी है। तो अभी हमने क्या निकाली है? जो बनाया उसकी कॉस्ट क्या है, और निकालना क्या है कि जो बेचा है उसकी कॉस्ट क्या है। तो उसके लिए अब आप क्या करोगे? जैसे आपने यूनिट्स बनाए, यूनिट बनाने के बाद आपने उसको अपने शॉप पे या कहीं पर रख दिया जहां पे वो सेल होते हो, तो वहां पर क्या पता ऑलरेडी से पहले से भी आपके कुछ यूनिट्स बने हुए रखे हो। जरूरी तो नहीं है ना कि वो शॉप पूरी की पूरी खाली थी और इंतजार कर रही थी कि कब यूनिट्स आप बनाकर बेचोगे। तो ऑलरेडी कुछ यूनिट्स उनके पास रखे हुए होंगे, कुछ यूनिट्स आपने बना के दे दिए थे। को पूरा प्रोसीजर होता है ना, फैक्ट्री से निकलकर फिर आगे वो सेल्स डिपार्टमेंट में जाता है, वो उनको शेल्फ में रखते हैं ताकि आपकी प्रोडक्ट क्या हो, सेल हो। तो जब आपकी प्रोडक्ट शेल्फ में जाएगी सेल होने के लिए, तो ऑलरेडी वहां पर पहले से भी कुछ आपकी पहले की बनाई हुई प्रोडक्ट रखी होंगी, तो आप उसको क्या करो, ऐड कर लो। ओपनिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री, कि ऑलरेडी जितनी प्रोडक्ट आपके पास पहले से रखी हुई थी उसको क्या कर लो, ऐड कर लो। जब आप ऐड करोगे तो आपके पास आएगा अवेलेबल फॉर सेल।
कि भाई इतना प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है बिकने के लिए, फिर आप इसमें से लेस कर दोगे एंडिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री, कि जो नहीं बिका, तब आपके पास आएगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जो नहीं बिका अवेलेबल में से, टोटल मेरे पास जो है वो सपोज करो कि 200 यूनिट्स रखे हुए हैं बिकने के लिए, और जब मैं दुकान का शटर गिराने लगता हूं तो सिर्फ मेरे पास सिर्फ 10 यूनिट्स बचे हुए हैं जो नहीं बिके। तो इसका मतलब मैंने कितने यूनिट्स बेच दिए होंगे? सर इसका मतलब आपने 190 यूनिट्स बेच दिए होंगे। तो 10 क्या कर दो, एंडिंग माइनस कर दो, तो वही किया, एंडिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री मैंने क्या कर दी, माइनस कर दी। तो मेरे पास आ गई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो बेचा उसकी कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का पैटर्न बेटा क्या होता है, इस तरह का होता है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का पैटर्न क्या होता है, कुछ इस तरह का होता है। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर लेते हैं हम, है ना? यहां तक आपका कोई सवाल है तो मुझसे पूछो। यहां तक बेटा कोई सवाल है तो पूछो। वर्डिंग ये भी हो सकती है, वर्डिंग चेंज भी हो सकती है। जी बेटा, अब क्वेश्चन की तरफ ही जा रहा हूं मैं। एक मिनट। अच्छा, इसका हैंड आउट जो है ना वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मिल जाएगा, इसी वीक में मिल जाएगा, ठीक है? जी बेटा, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है, ठीक है? ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है, टाइपिंग हुआ हुआ पूरा पीडीएफ की फॉर्म में आपको वैसे क्वेश्चन मिल जाएगा। अभी नहीं था तो मैंने पिक्चर्स जो है ना वो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। आसान सा क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। इसको जरा रीड करो।
जी बेटा। अच्छा ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है, और ये काफी दफा ये क्वेश्चन आया हुआ है, और इस क्वेश्चन को ही हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। रीड करूं बेटा क्वेश्चन को, आप लोगों ने किया रीड? जी बेटा, इस्तेसाल वाले भी करवा दूंगा। इस्तेसाल वाले, मुझे ना फाइल शेयर करना है इस्तेसाल वाली, मेरे पास पहले रखी हुई थी, अब निकल गई है। ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। अच्छा जो इस्तेसाल वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, आप मेरी बात सुनो, इस्तेसाल वाली फाइल आप लोग कहते हो करवा दो। नॉर्मली जो 8-10 क्वेश्चंस हैं, 10-12 क्वेश्चंस हैं, वो उसमें से 2 क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, मैक्सिमम 3 आ जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते। अब पूरा पेपर आपका 100 मार्क्स का है, और अगर 12 नंबर का उसमें से सवाल आ रहा है, तो मतलब वो इनफ नहीं है। 10 साल वाली फाइल दोबारा से सुन लो कि वो इनफ नहीं है। क्वेश्चन पूरे करके जाओ उसमें से, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उसमें से सारे क्वेश्चंस आए, ठीक है। वो जो फाइल है उसमें से 8-10 क्वेश्चन है या 11 क्वेश्चन है, जिसमें से 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। लेकिन ये नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चंस उसी में से आ रहे हो। देखो आपका जो डिस्क्रिप्टिव है, आप लोगों का जो डिस्क्रिप्टिव है वो है क्या, 40 मार्क्स का है। और उस 40 मार्क्स से में भी आपका जो है वो 35% का पोर्शन जो है ना वो है आपका थियोरटिकल है। बाकी आप समझ लो कि रिसाल वाली फाइल में से जो क्वेश्चंस आएंगे वो 35% का जो आपका सिलेबस रह जाता है उसमें से आ रहे होंगे, बाकी सारी एमसीक्यूज है। अच्छा भाई, अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहे हैं कि साइमा प्राइवेट लिमिटेड है, उनकी कोई इनकम स्टेटमेंट है। और इस क्वेश्चन का ना छोटा सा एक पैराग्राफ जो है ना वो यहाँ पर रह गया है, वो मैं आपके साथ वैसे ही बता देता हूँ कि ये किसी इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट ने ना बनाई है उनकी इनकम स्टेटमेंट। सेल्स लिखा, सेल्स में से सारे के सारे एक्सपेंसेस लिखे, एक्सपेंसेस लिखने के बाद माइनस कर दिए, और नेट लॉस निकाल के दे दिए 20,000 रुपए का। ये फिर कह रहे हैं कि prior to अप्रैल 2014 द कंपनी हैड बीन प्रॉफिटेबल एवरी मंथ। कंपनी को क्या होता था, प्रॉफिट होता था हर साल, हर महीने। लेकिन यहाँ पर अब जो है वो सेठ को क्या हुआ, एकदम से झटका पड़ा है कि 20,000 का लॉस हो गया हमें। द कंपनी सीईओ इज कंसर्न अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ द इनकम स्टेटमेंट। अब कंपनी की सीईओ को क्या है, कुछ कंसर्न्स हैं। वो कंसर्न्स क्या है कि भाई ये जो इनकम स्टेटमेंट है ये ठीक नहीं बनी हुई। You are asked to review the income statement and make necessary corrections after examining other manufacturing cost data you acquire to additional information as follows, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि आप एक दोबारा से इनकम स्टेटमेंट बनाओ, आपको एडिशनल डाटा भी दे रहे हैं, इन्वेंट्री भी दे रहे हैं, रॉ मटेरियल आपको ओपनिंग दी जा रही है और एंडिंग दी जा रही है, ये ओपनिंग है ये एंडिंग है। वर्क इन प्रोसेस का भी आपको ओपनिंग दे रहे हैं, एंडिंग दे रहे हैं, और फिनिश गुड का भी आपको ओपनिंग भी दे रहे हैं और एंडिंग भी दे रहे हैं। आगे वो कह रहे हैं ओनली 80% ऑफ द यूटिलिटी एक्सपेंस एंड 70% ऑफ द इंश्योरेंस एक्सपेंस अप्लाई टू फैक्ट्री ऑपरेशंस। देखो, अब ये जो आपका फैक्ट्री का और यूटिलिटी का जो आपका एक्सपेंस है, कह रहा है कि जो फैक्ट्री के लिए अप्लाई हो रहा है ना वो जस्ट कितना हो रहा है, 80%। और जो फैक्ट्री इंश्योरेंस इसने लिखी हुई है वो आपको बता रहे हैं कि सिर्फ 70% है जो फैक्ट्री के लिए अप्लाई हो रहा है। अब आपको एक नई इनकम स्टेटमेंट बनानी है, तो इनकम स्टेटमेंट के लिए ऑब्वियस सी बात है, हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, कि जो गुड्स हमने बनाई है उसकी कॉस्ट क्या है। उसके लिए पूरा पैटर्न हमने अभी लिखा है, अभी समझा भी है। तो अब इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करूं? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सर डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट निकालेंगे। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट कैसे निकलती है, सोल्यूशन पे आ रहा हूं मैं।
सबसे पहले हम रॉ मटेरियल सर ओपनिंग लिखेंगे। रॉ मटेरियल ओपनिंग जो है वो सर हमें नीचे दिया हुआ है 39,000, April 1 ओपनिंग है 39,000। फिर सर इसमें हम ऐड करवाएंगे नेट परचेजेस। अब नेट परचेजेस सर, रॉ मटेरियल परचेज उसने हमें दिया हुआ है 4 लाख से, ये दिया हुआ है रॉ मटेरियल परचेज 4 लाख से। और कोई परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट, कोई ट्रांसपोर्टेशन, ऐसी कोई चीज उसने नहीं दी हुई है हमें। तो यही जो हमारी परचेज है ये नेट परचेज बन जाएगी, 4 लाख से चली जाएगी। तो सर इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास अवेलेबल फॉर यूज आ जाएगा। 4,39,000। और सर फिर आपने बताया था कि इसमें से लेस कर दो रॉ मटेरियल एंडिंग। और रॉ मटेरियल एंडिंग जो है सर वो है हमारी 66,000 से नीचे दी हुई। तो ये सर आ जाएगा रॉ मटेरियल यूज, डायरेक्ट रॉ मटेरियल यूज्ड। ऐड करेंगे, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3,73,000। यहां तक सबको बात क्लियर हो गई? यहां तक सबको बात क्लियर हो गई? कोई सवाल, किसी का कोई मसला, कोई परेशानी? ठीक है। अब आ गया ये, अब इसमें आप क्या करोगे, ऐड करोगे डायरेक्ट लेबर को। अच्छा जी, जो डायरेक्ट लेबर है आपकी वो उन्होंने दी हुई, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 3 लाख। तो ये ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट 6,73,000 से। फिर हम सर इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। लेकिन मैंने आपको कहा था कि फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्ट नहीं आता, फैक्ट्री ओवरहेड आपको निकालना पड़ता है। फैक्ट्री ओवरहेड आपको निकालना पड़ेगा। अब जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, लेकिन शर्त ये है कि वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट करें, वो आपका फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनेंगे। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, लेकिन शर्त ये है कि वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट कर रहे होंगे, तो सर हम उनको फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनाएंगे। अब जैसे कि देखो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस फैक्ट्री का पार्ट नहीं है, लेकिन रेंट ऑफ फैक्ट्री आपका फैक्ट्री का पार्ट है, इसको लेके जाओगे। 1,20,000 से। जैसे कि डेप्रिसिएशन ऑफ सेल्स इक्विपमेंट, सेल्स इक्विपमेंट के डेप्रिसिएशन में नहीं जाएगा, लेकिन डेप्रिसिएशन फैक्ट्री इक्विपमेंट है, ये जाएगा, क्योंकि ये फैक्ट्री का इक्विपमेंट है।
70,000 से। अब जैसे कि इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, ये जाएगी 40,000 से। अब जैसे कि फैक्ट्री यूटिलिटीज है, लेकिन वो आपको बता रहा था नीचे, ओनली 80% ऑफ यूटिलिटीज एक्सपेंस एंड 70% ऑफ इंश्योरेंस एक्सपेंस अप्लाई टू फैक्ट्री ऑपरेशन। कह रहा है कि जो आपका फैक्ट्री यूटिलिटीज है, ये है तो 20,000, है तो कितना, 20,000, लेकिन टोटल आप फैक्ट्री ओवरहेड में नहीं लेके जा सकते, क्योंकि फैक्ट्री ऑपरेशन के लिए जस्ट 80% यूज हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यूटिलिटी को, जो कि 20,000 है, उसका मैं 80% निकालूंगा, 16,000 लेके जाऊंगा, क्योंकि 80% हमारा फैक्ट्री ऑपरेशन के लिए यूज हो रहा है, बाकी यूज नहीं हो रहा। सर बाकी का क्या करेंगे? बाकी बेटा आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाएगा जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, यहां पे इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, तो जो एक्सपेंसेस मैं यहां पर इग्नोर कर रहा हूं, इन एक्सपेंसेस को मैं होल्ड किया हुआ है, आगे जब मैं इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा तो सर वहां पर उसको यूज करूंगा। अब जैसे कि फैक्ट्री इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस है जो आपकी, वो 10,000 है, लेकिन वो फैक्ट्री को जो कवरेज दे रही है वो जस्ट 70% दे रही है, तो 7,000 से लेके जाऊंगा। बात समझ में आ रही है? सबको बात क्लियर हो रही है? ऑल दोज एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग इज अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट कर रहे हैं, मैं बेटा जस्ट उनको लेके जा रहा हूं फैक्ट्री ओवरहेड में। ये आप लोग अपने पास लिख लो कहीं पर। इसके अलावा जो हमारे एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट नहीं कर रहे, एक्सपेंस तो हैं, लेकिन वो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट नहीं बनेंगे, दैट विल बी रिपोर्ट इन इनकम स्टेटमेंट। उसको हम इनकम स्टेटमेंट में रिपोर्ट करेंगे, यहां रिपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और कोई एक्सपेंसेस थे? नहीं सर, सारे एक्सपेंसेस हो गए। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी हो गई, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी हो गई। देखो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में ऊपर ले गया हूं, प्राइम कॉस्ट में ऐड हो गई। इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता था, वो भी फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। इनडायरेक्ट जितनी भी कॉस्ट है वो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगी, लेकिन शर्त ये है कि वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट करे। शर्त ये है कि वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट करे। तो अब जो बेटा हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड निकल कर आएगा, अगर मैं इसका टोटल करता हूं तो 2,49,000 आएगा। और इसको मैं प्राइम कॉस्ट जो मैंने ऊपर निकाल रखी है उसमें क्या कर लूंगा, ऐड कर लूंगा। तो अगर मैं अगर मैं ऐड करता हूं फैक्ट्री ओवरहेड को प्राइम कॉस्ट में, तो क्या आता है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। जो कि आ जाएगी 9,22,000, 9,22,000। यहाँ तक बेटा किसी का कोई सवाल, कोई परेशानी, कोई मसला तो मुझसे पूछ लो, नहीं तो फिर मैं आगे चलता हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर है?
सही। अच्छा जी, अब आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट सर, हम इसमें ऐड करेंगे वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग। और वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग जो है वो ये दी हुई है इन्होंने 50,000 से, और एंडिंग 42,000 दी हुई है। अच्छा देखो, वर्क इन प्रोसेस क्या होता है? ओपनिंग ऐड हो जाता है और एंडिंग लेस हो जाता है, तो एक साथ ही मैं करवा रहा हूँ। एक बीच में से एक स्टेप जो है ना वो छोड़ रहा हूँ। ओपनिंग जो है वो 50,000 है, और एंडिंग को मैं माइनस करवा रहा हूँ। 42,000। तो ये पूरा 9,30,000 आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर। अच्छा, ये हमने एक पूरी स्टेटमेंट बना ली है कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। लेट सपोज अगर वो हमसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पूछ ले, तो सर हम इसको और आगे ले जाएंगे। या अगर वो हमसे इनकम स्टेटमेंट पूछ लेता है, अब सपोज करो ये भी उसने एक इनकम स्टेटमेंट बनाई है ना, लेकिन ये गलत है। हम अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट्स के लिए सर सबसे पहले आपको चाहिए होती है सेल्स। सेल्स आपको क्वेश्चन में गिवन है 13,40,000, सबसे ऊपर दी हुई है 13,40,000। इसमें से आप लेस करोगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ओल्ड पैटर्न, कोई चेंज नहीं है। कोई चेंज नहीं है। आगे अब कोई चेंज नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हमने क्या करना है? लेस करना है। ओल्ड पैटर्न जैसे आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वो हम सेल्स में से क्या करते थे? लेस करते थे, तो सर ग्रॉस प्रॉफिट आता था। लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहाँ पर कैसे आएगी सर? जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपने निकाली है उसमें फिनिश गुड ओपनिंग को ऐड करें, अवेलेबल फॉर सेल आएगा, एंडिंग को क्या करते हैं? माइनस कर दे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी। तो फिनिश गुड ओपनिंग जो है सर वो लिखें, उसमें आप मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर निकाला है वो ऐड कर लें। फिनिश गुड ओपनिंग ऐड करें कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर। आपके पास सर आ जाएगा अवेलेबल फॉर यूज, सॉरी यूज कह रहा हूं, अवेलेबल फॉर सेल। फिर सर आप इसमें से लेस करें फिनिश गुड एंडिंग। तो सर आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो फिनिश गुड ओपनिंग जो थी वो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। ओपनिंग 80,000 है, एंडिंग 124,000 है। ओपनिंग 80,000 है। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड हमने निकाला है कितना? 9,30,000। ऐड कर लें
10 लाख 10,000 आ जाएगा। और इसमें से फिनिश गुड एंडिंग जो था वो था हमारे पास कितना, 124,000। वो आप माइनस कर दें तो सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी आपके पास 8,86,000, मेरे ख्याल में यही आनी चाहिए, 8,86,000। जो कि आपको क्या करनी है, लेस करनी है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ग्रॉस प्रॉफिट। जब सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस होती है तो क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। वन 13,40,000 माइनस 8,86,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 4 लाख मेरे ख्याल में 54,000। फिर आप इसमें से लेस करोगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब सारे के सारे वो एक्सपेंसेस जिनको हमने इग्नोर किया था, जिनको हम फैक्ट्री ओवरहेड में नहीं लेके गए थे, वो सारे यहां आ जाएंगे। अब जैसे किन किन को हमने इग्नोर किया था, सर आपने सबसे पहले एडवर्टाइजिंग को इग्नोर किया था, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को इग्नोर किया था। फिर सर आपने सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज को इग्नोर किया था। सर फिर आपने डेप्रिसिएशन ऑफ सेल्स इक्विपमेंट को इग्नोर किया था। फिर सर आपने फैक्ट्री यूटिलिटीज के अंदर 80% ले गए थे, 20% इग्नोर किया था। और इंश्योरेंस के अंदर 70% ले गए थे, 30% इग्नोर किया था। तो जो चीजें हमने इग्नोर की हैं बेटा, अब मैं वो यहां पर लेकर आऊंगा। जैसे कि डेप्रिसिएशन, सेल्स इक्विपमेंट का इग्नोर कर दिया था मैंने, नहीं लेके गया था, तो यहां ले आऊंगा 1,10,000। फैक्ट यूटिलिटीज जो थी सर हमारी, सर वो 20,000 से थी। और उसमें से सर हम 80% लेके जा चुके, तो बाकी कितना रह जाएगा, 20%। 4,000। ऐसा ही है ना। इसके अलावा बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, वो आप लोग अपने पास से देख लेना। कोई अगर प्लस माइनस में मिस्टेक है तो वो देख लेना, मेरे पास कैलकुलेटर तो नहीं है, मैनुअली कैलकुलेट कर रहा हूँ माइंड से। तो आप लोग देख लेना अपने पास कोई कैलकुलेशन मिस्टेक 8-10 हज़ार के ऊपर नीचे हो जाए तो बेटा देख लेना, ठीक है। इंश्योरेंस जो है 10,000 से है, और 70% लेके जा चुके हैं, तो बाकी 30% ले जाएंगे, यानी कि 3,000। और सेल्स एंड एडमिन सैलरी थी, और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस था 1,50,000 और 1,40,000। सेल्स एंड एडमिन सैलरी है आपके पास 1,40,000, और एडवर्टाइजिंग है 1,50,000। टोटल कर लो बेटा, टोटल करके बताओ कितना आ रहा है। टोटल करके बताओ कितना आ रहा है।
4,07,000, ठीक है जी, 4,07,000। जी आप माइनस कर दो, देखो और कोई एक्सपेंस रह तो नहीं गया, कोई छूट तो नहीं गया। हाँ सब ले गए, सब ले गए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस होंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। जी बेटा बताइए कितना आ रहा है नेट प्रॉफिट। माइनस करो 4,54,000 में से। 47,000, ठीक है जी। तो ये पूरा एक अच्छा सवाल था। देखो अब पेपर में, आप लोगों के पेपर में तो 4 से 5 नंबर का, 6 नंबर का मैक्सिमम जो है वो एक क्वेश्चन आता है। तो इतना बड़ा डिस्क्रिप्टिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो कुछ चीजें वो आपसे पूछेगा इसमें से, कुछ चीजें वो आपसे नहीं पूछेगा। ये पहले पैटर्न में हुआ करता था। अच्छा भाई, अब मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उसको आप लोगों ने ना खुद से ट्राई करने की कोशिश करनी है। एग्जाम क्वेश्चन है वो भी, खुद से ट्राई करने की कोशिश करनी है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन आ गया आपके पास। एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी, पेपर में आया हुआ है, 2013 में भी आया था, और भी बीच में आया होगा। अच्छा सवाल है, पूछ सकता है एग्जाम में। यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि द बेस्ट कंपनी डिजायर टू क्लासिफाई द कॉस्ट एंड प्रोवाइड्स यू द फिगर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस फॉर द पीरियड एंडेड December 31st 2012 एज अंडर। सेल्स बता रहे हैं, परचेजेस बता रहे हैं, परचेजेस कहाँ यूज होंगी, मटेरियल की कैलकुलेशन में। डायरेक्ट लेबर बता रहे हैं, सेल्स सैलरीज बता रहे हैं। सर सेल्स सैलरीज जो है ना सर, वो हमारी कहाँ जाएंगी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, फैक्ट्री ओवरहेड में नहीं जाएगी। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस आपको बता रहे हैं 25,000। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस कहाँ यूज होगा सर, सेल्स में से माइनस होता है। इनकम स्टेटमेंट हम बचपन से पढ़ते हुए आए, तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस क्या होता है, माइनस होता है। ट्रांसपोर्टेशन बता रहे हैं 32,000। तो ट्रांसपोर्टेशन कहाँ इस्तेमाल होगा सर, नेट परचेजेस निकालते वक्त।
परचेज में ऐड हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन 32,000। फैक्ट्री ओवरहेड बता दिया, पूरा का पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस बता दिया, डिलीवरी एक्सपेंस बता दिया। दैट विल आल्सो द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फैक्ट्री ओवरहेड में नहीं जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड उसने सेपरेटली दे दिया आपको। ओपनिंग इन्वेंट्रीज दे दी और एंडिंग इन्वेंट्री दे दी। 2011 की एंडिंग 2012 के लिए क्या बनेगी, ओपनिंग बनेगी। और 2012 की आपको एंडिंग दी हुई है उन्होंने। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दे दी, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कर लोगे कैलकुलेट ये? कर लोगे? अच्छा, परचेजेस नेट परचेजेस दिया, अच्छा नेट परचेज दिया हुआ है तो ट्रांसपोर्टेशन इग्नोर हो जाएगा। परचेजेस में नेट परचेजेस दिया हुआ है तो ट्रांसपोर्टेशन इग्नोर हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन को नहीं लेके जाओ। या ले जाना, इसको ना माइनस कर दो। ये नेट नहीं दिया हुआ, सपोज करो कि ये नेट नहीं दिया हुआ, खाली परचेजेस दी हुई, ट्रांसपोर्टेशन ऐड करके ले जाना। सोल्यूशन नहीं होगा इसका, मेरे पास सोल्यूशन नहीं होगा। सोल्यूशन आप लोग खुद सॉल्व करोगे ना। ट्राई करके ना ग्रुप में शेयर कीजिएगा सोल्यूशन। जिसका सोल्यूशन सही होगा मैं बता दूंगा कि इसका सोल्यूशन ठीक है। ग्रुप में शेयर कीजिएगा सोल्यूशन। सारे सॉल्व करके इसका स्क्रीनशॉट लो क्वेश्चन का, अभी के अभी हाथ के हाथ। मैं बैठा हुआ हूँ, वेट कर रहा हूँ। 10 से 15 मिनट लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे। पीडीएफ में शेयर कर रहा हूँ क्वेश्चन का, जो अभी मैंने सॉल्व करवाए। पूरा पीडीएफ में ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, पीडीएफ भी आप लोगों के पास आ जाएगा। 15-20 मिनट में मुझे सॉल्व करके ना, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे ग्रुप में देना, ग्रुप में आंसर करना, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोगों ने सही किया कि गलत किया। अगर गलत किया होगा तो क्या मिस्टेक की है वो भी बता दूंगा। ठीक है जी, परचेजेस नेट परचेज नहीं है। परचेजेस को परचेजेस लो और उसमें ऐड करो ट्रांसपोर्टेशन। मैं पीडीएफ बेटा अभी अभी हाथ के हाथ शेयर कर रहा हूँ, अभी अभी शेयर कर। कल आप लोगों की एज पर शेड्यूल ही क्लास होगी 9:30 पे, ठीक है। आज मुझे कहीं जाना था तो इस वजह से मैंने थोड़ी जल्दी क्लास रख दी आप लोग। और कल ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कल इंशाल्लाह ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, कंफ्यूज करने के लिए नहीं, ये टाइपिंग एरर है। नहीं, ये मटेरियल वाला चैप्टर नहीं है साइमा बेटा। ये हमारा, ये जो कॉस्ट बिहेवियर वाला चैप्टर चल रहा था ना, वही है। मटेरियल वाला तो मटेरियल मैनेजमेंट जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया। जिसमें जो जो चीजें पूछी जाती हैं वो मैंने करवा दी साल। मटेरियल इन्वेंट्री रहता है। ठीक है बेटा। और कोई सवाल तो नहीं किसी का? ठीक है जी, डन हो गया जी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।